हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यह एक्सरसाइज आधारित है फलनों के विशेष प्रकार पर। आज हम दो प्रकार के फलनों का अध्ययन करेंगे जो कि राशियों के परिवर्तन पर ही आधारित हैं। और ये जो दोनों फलन हैं ये हैं वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, इन फलनों को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्धमान और ह्रासमान का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, वर्धमान का जो अर्थ है वो वृद्धि से है, बढ़ने से है, और ह्रासमान का जो अर्थ है वो कमी से है। कि वर्धमान जो है यह वृद्धि को व्यक्त करता है और ह्रासमान जो है यह व्यक्त करेगा कमी को। और दूसरी बात कि राशियों के परिवर्तन पर ही आधारित इनके गुणधर्म हैं। किस प्रकार से हैं उसे समझते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक फलन है y बराबर एफ ऑफ एक्स और हमें अंतराल दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ये हमारे पास कोई एक विवर्त अंतराल है, ठीक है। अब ये एक ऐसा फलन है जो कुछ नियमों का पालन करेगा। वो किस प्रकार के नियम हैं वो हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। कि मान लीजिए हमने कोई दो संख्याएं x1 और x2 ये हमने विवर्त अंतराल में से मान ली। और ये जो दोनों संख्याएं हैं ये इस प्रकार की हैं कि जो x1 है ये छोटा होना चाहिए x2 से, x1 का मान x2 से छोटा हो। अब हमें इन दोनों के संगत x1 और x2 इन दोनों के संगत y का मान निकालना है। मतलब आपको x की जगह x1 लिखना है। तो मान लीजिए हमारे पास जो मान आया वो y1 आ गया और ये y1 जो आएगा वो बराबर आ जाएगा f ऑफ x1। कि हमने x की जगह x1 लिखा तो इसको हल करने पर जो भी मान आया उस मान को हमने y1 मान लिया। इसी प्रकार से हमने x की जगह x2 लिखा, यहाँ x जो है उसकी जगह x2 लिखा तो y का एक नया मान आ गया, उसको हमने मान लिया y2, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि f ऑफ x1 जो है ये छोटा हुआ या बराबर हुआ f ऑफ x2 के, या यूँ कहें कि y1 का मान y2 से छोटा या बराबर अगर हुआ तो ऐसी जो कंडीशन है उसको बोलेंगे वर्धमान की कंडीशन। मतलब फलन जो है वो क्या माना जाएगा, वर्धमान माना जाएगा। अभी इसको एक और रूप से भी समझे हम। इसी का दूसरा जो रूप है वो ये कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ तो हमने x1 को x2 से छोटा लिया है, हो सकता है कि x1 x2 से बड़ा हो। यहाँ और लगा देते हैं, मान लो x1 बड़ा है x2 से, तो x1 और x2 के संगत हम y का मान निकाल लेंगे। तो y1 का मान वही जो पहले लिखा है f ऑफ x1 और y2 का मान f ऑफ x2। और मान लेते हैं कि y1 का मान y2 से बड़ा आ गया, या यूँ कहें कि f ऑफ x1 का मान बड़ा है किससे, f ऑफ x2 से, या उसके बराबर है, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है तो इनके संगत y वाला जो मान आएगा, मतलब y1 का जो मान आएगा वो y2 के मान से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और इसी की दूसरी कंडीशन है कि अगर x1 x2 से बड़ा है, ठीक है, x1 x2 से छोटा भी हो सकता है, x1 x2 से बड़ा भी हो सकता है। हमने ये जो x1 और x2 लिए हैं ये दोनों अलग अलग लिए हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि x1 और x2 के जो मान है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो x1 x2 से छोटा भी हो सकता है, x1 x2 से बड़ा भी हो सकता है। अगर x1 x2 से छोटा है और उसके संगत y1 का मान y2 से छोटा है या बराबर आए, ठीक है, एक तो ये कंडीशन। और अगर x1 x2 से बड़ा है और इसके संगत y1 का मान y2 के मान से क्या आ जाए, बड़ा या बराबर आ जाए। कि निशान चेंज नहीं होना चाहिए। कि अगर
यहाँ पर छोटे का निशान है तो यहाँ भी छोटे का ही रहना चाहिए, यहाँ बड़े वाला निशान है तो यहाँ पर भी जो निशान है वो कौन सा रहना चाहिए, बड़े का ही रहना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि जो भी फलन आपको दिया हुआ है वो एक वर्धमान फलन है, कि ये जो मैंने आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है ये वर्धमान की कंडीशन है। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो किसकी है, वर्धमान फलन की। ये दोनों कंडीशन जो है वो वर्धमान फलन की है। और फिर इसका अपोजिट दूसरी जो कंडीशन है जो ह्रासमान के लिए है, इसमें क्या होगा, वही फलन पहले ले लिया हमने y बराबर एफ ऑफ एक्स और x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल ए बी। फिर हमने x1 और x2 बिलोंग करवाई ए बी में, मतलब हमने कोई दो मान ले लिए x1 और x2 विवर्त अंतराल ए बी में से। और अब वही कंडीशन मान लीजिए x1 छोटा है x2 से, तो x1 के संगत y का मान आ जाएगा, x2 के संगत भी y का मान आ जाएगा। तो इस बार निशान जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और इसी की जो दूसरी कंडीशन है कि x1 मान लो बड़ा है x2 से, लेकिन y1 का जो मान है वो y2 के मान से क्या है, छोटा। तो ये जो दोनों कंडीशन हैं, ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, ह्रासमान फलन की। ठीक है, एक बार वापस इसको समझिए कि आपने दो मान लिए x के, ठीक है, x के दो मान ले लिए, एक मान बड़ा और एक मान छोटा। कोई भी मान बड़ा हो सकता है, कोई भी मान छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि हमने x1 और x2 कोई दो मान लिए, अगर x1 छोटा है उसके संगत y1 भी छोटा है तो ये कंडीशन वर्धमान फलन की है। x1 अगर बड़ा है उसके संगत y1 भी बड़ा है तो ये कंडीशन भी वर्धमान की है। और दूसरी जो कंडीशन थी वो ये कि मान लीजिए कि x1 छोटा है x2 से लेकिन y1 बड़ा है, कि x1 का मान तो छोटा आ रहा है और उसके संगत y1 का मान बड़ा आ रहा है, तो इसको ह्रासमान की कंडीशन के अंदर रखेंगे। और दूसरी, अगर x1 का मान बड़ा है x2 से और y1 का मान y2 से छोटा आ गया तो ये भी कंडीशन कौन सी है, ह्रासमान फलन की कंडीशन है। कि x को बढ़ाने से, इसको अपने ऐसे भी बोल देते हैं कि एक मान बढ़ाने पर अगर दूसरा मान बढ़े, ठीक है, एक मान को बढ़ाया और दूसरा मान भी अगर बढ़ा, कि x को बढ़ाया, ठीक है, x को बढ़ाया तो y का मान भी बढ़ा, या फिर x को कम किया और y का मान भी कम हो गया, तो ये वाली जो कंडीशन है ये है वर्धमान की कंडीशन। कि एक मान को बढ़ाने से दूसरा मान अगर बढ़ता है या एक मान को कम करने से दूसरा मान भी कम हो जाए, कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए, x अगर कम हो रहा है तो y भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन किसकी हैं, वर्धमान की, जो हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, कि x2 बड़ा तो y2 बड़ा, x2 छोटा तो y2 छोटा। इसको इस तरीके से अपने देख सकते हैं कि मान अगर बढ़ता है तो उधर से y का मान भी बढ़ना चाहिए, और अगर मान कम हो रहा है x का तो y का मान भी कम होना चाहिए। और ह्रासमान के लिए क्या होगा कि एक मान अगर बढ़ रहा है तो दूसरा मान कम होना चाहिए, कि अगर x का मान बढ़ता है तो y का मान कम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर x का मान कम होता है तो y का मान बढ़ना चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है ये कंडीशन किसकी है, ह्रासमान फलन की कंडीशन है। ठीक है, कि x को बढ़ाने से y अगर बढ़ता है वर्धमान, x को कम करने से y कम होता है तो भी वर्धमान, लेकिन अगर एक मान बढ़ाने से दूसरा मान कम होता है तो वो ह्रासमान की कंडीशन है। अभी ये जो हमने कंडीशन लिखी है इनको हम ग्राफ के द्वारा भी सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ा और अपने को समझ में आएगा। तो देखिए, ये हमारे पास कोई कार्तीय तल है, और एक फलन, ये हमने कोई फलन मान लिया y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक बार वैसे समझने के लिए
अब देखिए, आप इस x अक्ष पर कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। ये हमने दो बिंदु ले लिए, ये है x1 और ये है x2। मान लिया कि ये मान x1 के लिए और ये x2 के लिए। अच्छा, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि x1 छोटा है किससे? x2 से। ठीक है, x1 का जो मान है वो x2 से छोटा है। अब इस x1 के संगत, इस x1 के संगत यहाँ पर जो मान आएगा, मतलब ये वाला जो मान है वो मान किसका है? y1 का। और इस x2 के संगत, इस x2 के संगत इधर जो मान आएगा यहाँ पर, तो ये वाला जो मान है ये मान आ जाएगा किसका? y2 का। तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कि y1 और y2 में से बड़ा मान कौन सा है। तो हमें साफ पता लग रहा है कि y2 का मान बड़ा है, y1 का मान छोटा है, दोनों की अगर आपस में तुलना करते हैं। तो देखिए, x को बढ़ाया, मतलब x1 का मान और x2 का मान दोनों को अगर अपने देखते हैं तो x2 जैसे बड़ा है कि x1 से अगर हम x2 की तरफ जाते हैं, अगर मैं x1 से x2 की तरफ जाऊंगा, मतलब अगर मैं बड़े मान की तरफ जाता हूं, तो अगर मैं यहाँ बड़े मान की तरफ जाऊंगा तो y के अंदर भी ऐसा ही होगा कि y का मान भी बढ़ेगा, कि x को बढ़ाने से y का मान भी बढ़ना चाहिए। कि x1 और x2 में से मान लीजिए x2 बड़ा है तो उसके संगत y2 भी बड़ा होना चाहिए, और x1 जैसे छोटा है तो y1 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। बड़े के संगत बड़ा मान आना चाहिए, छोटे के संगत छोटा मान आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम कोई ले लेते हैं y बराबर x²। अब इस फलन में आप x की जगह 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में अगर अपने मान लिखे हैं तो y का मान देखिए क्या आएगा। जैसे 1 लिखोगे तो 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 16, फिर 25 डैश डैश डैश। कि x को बढ़ाने से, x को बढ़ा रहा हूँ तो y का मान भी बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्धमान फलन। और इसका एक अपोजिट अपने एक और ग्राफ बना लेते हैं जिससे हम ह्रासमान को समझ सकें। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनाया हमने इससे हम ह्रासमान को समझेंगे। वही हम दो बिंदु ले लेते हैं। यहाँ हमने मान लिया कोई x1 और यहाँ मान लिया x2, और इस ग्राफ को देख के हम कह सकते हैं कि x1 का जो मान है वो छोटा है किससे? x2 से। x1 का मान x2 के मान से छोटा है, लेकिन इनके संगत यहाँ पर जो मान आएगा ये वाला, ये मान किसका आएगा? y का मान, इसको y1 मान लिया। और इस x2 के संगत यहाँ पर जो मान आएगा, ठीक है, इस मान को हमने मान लिया y2। तो यहाँ से हम साफ देख रहे हैं कि जो y1 का मान है वो y2 के मान से बड़ा है। y1 बड़ा है किससे? y2 से। तो यहाँ देखिए, जैसे x2 बड़ा है लेकिन इसके संगत y2 छोटा है, और यहाँ x1 छोटा है और इसके संगत y1 का मान जो है वो क्या है? बड़ा। मतलब यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाती है कि एक मान को बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरा मान उसके संगत कम हो रहा है, तो ये ह्रासमान की कंडीशन है। और इसका एग्जाम्पल अगर अपने इस तरीके की कोई बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो देखिए y बराबर मान लीजिए कि 100/x, y बराबर हमने मान लिया 100/x। अब देखिए, अगर अपने x का मान 100 ले लें तो y का मान कितना आएगा? 1। x का मान 100 तो y का मान 1। अगर अपने x का मान कम कर दें, मान लीजिए x का मान 50 कर दिया, तो y का मान कितना आएगा? 2। और कम कर दो, जैसे 25 कर दिया तो y का मान कितना आएगा? 4। तो यहाँ देखिए कि x का मान तो कम हो रहा है लेकिन y का मान बढ़ रहा है। कि एक मान को कम करोगे तो दूसरा मान बढ़ रहा है, कि कंडीशन अपोजिट है। तो ये कंडीशन जो है वो किसकी है? ये ह्रासमान फलन की कंडीशन है। तो थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आया होगा अभी तक कि एक मान को बढ़ाने से अगर दूसरा मान बढ़ रहा है या एक मान को कम करने से दूसरा मान भी कम हो रहा है तो वो कंडीशन है वर्धमान की। ठीक है, कि निशान के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। पहला मान बढ़ा,
दूसरा भी बढ़ा, पहला मान कम हुआ दूसरा भी कम हुआ, तो वो वर्धमान की कंडीशन है। ह्रासमान की कंडीशन में क्या होता है कि एक मान को बढ़ाने से दूसरा मान कम होने लग जाता है, या एक मान को कम करेंगे तो दूसरा मान बढ़ने लग जाएगा, तो वो कंडीशन ह्रासमान की है। अब यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान के ही दो भाग और हैं, ठीक है, वो हैं निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। तो उससे पहले एक दो एग्जाम्पल और हम इसके लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। देखिए इस एग्जाम्पल में अगर हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बात करें तो यहाँ पर जो ग्राफ का हिस्सा है वो बढ़ते हुए क्रम में है, कि जैसे जैसे x बढ़ाओगे, x का मान अगर बढ़ाओगे तो y का मान भी बढ़ता जाएगा। समझ सकते हैं इस चीज़ को इस तरीके से, ठीक है, कि x को बढ़ाने से y का मान बढ़ेगा। लेकिन इसको नाम देते हैं a, b, c और d। तो देखिए a से लेकर b तक ग्राफ वृद्धि कर रहा है, मतलब वर्धमान फलन, लेकिन b से लेकर c तक ग्राफ जो है वो अचर है, कि यहाँ पर x तो बढ़ रहा है लेकिन y के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब ये x अक्ष के समांतर है, ये BC वाला जो हिस्सा है वो x अक्ष के समांतर है। और हमने ये बहुत बार इसको देख भी लिया कि जो x अक्ष के समांतर जो भी फलन होता है वो अचर फलन के अंतर्गत आता है। तो ग्राफ का जो इतना हिस्सा है वो अचर फलन का भाग है। और उसके बाद में जब C से लेकर D तक की बात करेंगे तो ग्राफ फिर से वृद्धि कर रहा है। तो ऐसे जो फलन हैं इनको तो सामान्य जो वर्धमान फलन है उन्हीं की श्रेणी में रखेंगे कि वर्धमान फलन। देखिए आप ये मत सोचना कि यहाँ पर मान बढ़ा, यहाँ पे तो मान बढ़ा ही नहीं, फिर भी इसको वर्धमान क्यों बोल दिया। इसको वर्धमान बोलेंगे। देखिए वर्धमान इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो दोनों टर्म है वर्धमान और ह्रासमान, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि अगर कोई फलन ह्रासमान नहीं है, मतलब क्या यहाँ पर कहीं भी x को बढ़ाने से y का मान कम हुआ है, इस चीज़ को देखिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये वर्धमान की कंडीशन के अंदर ही आएगा कि ऐसा कोई हिस्सा है क्या कि x बढ़ रहा है लेकिन y का मान कम हो रहा है। कि यहाँ पर कह सकते हैं कि y के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन कम तो नहीं हुआ। इसी चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ तक ठीक है x बढ़ा y बढ़ा, यहाँ भी ठीक है x बढ़ाओगे तो y का मान भी बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ पर x का मान तो बढ़ेगा लेकिन y का मान नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि y का मान कम हो रहा है, कि कहीं भी मान कम नहीं हो रहा तो उसको वर्धमान की श्रेणी में रखेंगे। और इससे पहले जो उन्होंने एग्जाम्पल बनाया है, जो ग्राफ हमने बनाया था पहले एग्जाम्पल के लिए, वो इस तरीके का था कि इसमें अब चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो, x को बढ़ाते रहो तो इसके संगत y का मान भी बढ़ता रहेगा। ग्राफ से हम ये अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो ग्राफ था जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसका, ये था निरंतर वर्धमान फलन का ग्राफ। निरंतर समझते ही हैं कि लगातार वृद्धि करे, कि इसमें ग्राफ लगातार वृद्धि कर रहा है लेकिन यहाँ पर ग्राफ लगातार वृद्धि नहीं कर रहा। वृद्धि तो कर रहा है लेकिन लगातार नहीं कर रहा, एक जगह मान कांस्टेंट भी आ गया। तो ये वर्धमान है और ये निरंतर वर्धमान। दोनों को वर्धमान भी बोल सकते हैं, लेकिन अंतर दोनों को अलग समझना हो तो वो निरंतर से समझेंगे कि यहाँ पर निरंतर शब्द का हम यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से अब हम ग्राफ बना लेते हैं ह्रासमान के लिए। अब यहाँ देखिए, ये जो पहला हिस्सा है AB, इस AB में मान कम हुआ कि फलन जो है फलन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब y का मान कम हो रहा है। कि x का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन y का जो मान है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ कम हो रहा है। लेकिन B से लेकर C तक मान कांस्टेंट है और C से लेकर D तक वापस मान कम होने लग गया। इसका अपोजिट ही है कि यहाँ पर मान बढ़ा कांस्टेंट, फिर बढ़ा तो वर्धमान, वहाँ पर मान कम हुआ फिर कांस्टेंट हो गया फिर कम होने लग गया। क्या वहाँ यहाँ पर कोई ऐसा x है क्या, या ऐसे कोई दो x हैं
जिनके संगत y का मान बढ़ने लग गया हो। तो ऐसा कोई x तो नहीं है यहाँ पर। आप कहीं भी देख लीजिए, हर बार मान कम ही हुआ है, बस यहाँ पर कांस्टेंट जरूर हो गया, लेकिन यहाँ पर मान बढ़ा तो नहीं। ठीक है, कि मान बढ़ नहीं रहा, तो इसलिए इसको बोल देंगे ह्रास मान। और अगर निरंतर आसमान का बनाना हो ग्राफ, तो इस तरीके से बनेगा कि x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन y का मान कम हो रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, तो ये निरंतर आसमान। अब इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिसमें फलन का मान न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। जैसे sin x का जो ग्राफ है, अगर हम पूरी वास्तविक संख्याओं की बात करें तो sin x का जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ है कि फलन का मान न तो बढ़ता है और न, मतलब फलन जो है वो न तो वर्धमान की श्रेणी में आएगा और न ही ह्रासमान की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर हम इस पॉइंट तक की बात करें, ठीक है, मैंने ये अंतराल मान लिया कोई एक, कि इस अंतराल से लेकर इस अंतराल तक मान पहले बढ़ा, फिर कम भी हुआ, ठीक है, फिर कम होता गया, फिर वापस बढ़ने लग गया, कि मान बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसको हम वर्धमान भी नहीं बोल सकते और ना ही इसको हम ह्रासमान बोल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मान यहाँ पर बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा अपने कह सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है, क्योंकि अगर अपने इसको वर्धमान बोल दें, अगर हम इसे वर्धमान बोल दें तो इसका मतलब तो इसमें मान कम ही नहीं हो रहा। तो ऐसा तो नहीं है, मान कम हो रहा है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मान कम हुआ है। ठीक है, तो इसको वर्धमान भी नहीं बोल सकते। अच्छा, इसको ह्रासमान भी नहीं बोल सकते पूरी तरह से, क्योंकि मान बढ़ भी तो रहे हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान बढ़ा। अच्छा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मान फिर से बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन है, मान बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो अब देखिए, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनमें ग्राफ तो हमें बनाना नहीं है। ठीक है, ग्राफ से तो हम नहीं बताएंगे, हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ करेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे उसको समझिए, कि हमें कोई भी फलन दिया हुआ है y बराबर f(x). ठीक है, सबसे पहले तो इस फलन की बात करेंगे और फिर इसके बाद में वही दो पॉइंट x1 और x2, कि हमने यहाँ पर अंतराल माना था इसका कि x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल AB। तो x1 और x2 ये दो पॉइंट लिए हमने इस अंतराल में से। फिर x1 के संगत हमने मान निकाला था y का, वो y1 आया, और फिर x2 के संगत हमने मान ज्ञात किया y का, वो क्या आया, y2। और y1 को मैं बोल सकता हूँ f(x1) और y2 को बोल सकता हूँ f(x2). अब देखिए, ये जो x1 और x2 हैं, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया ही है कि x1 और x2 अलग अलग हैं, कि x1 का मान x2 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि x1 छोटा है x2 से, तो यहाँ पर x के मान में परिवर्तन है, x के मान में क्या है, परिवर्तन। ठीक है, x में परिवर्तन, कि ये दोनों x के मान है, लेकिन x1 का मान जो है वो x2 से क्या है, छोटा है, तो x के मान में यहाँ पर परिवर्तन हुआ। इसी तरीके से अब अपने ये y वाले मान लिख लेते हैं कि y1 और y2, अपने बात कर रहे हैं वर्धमान की। ठीक है, और ये हमने कंडीशन अभी देखी ही है। अच्छा, यहाँ पर बराबर का निशान अगर लगाओगे तो ये सिर्फ वर्धमान है, अगर यहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगाओगे तो ये निरंतर वर्धमान की कंडीशन है। इस चीज़ को भी समझना, वहाँ मैंने आपको पहले भी बताया नहीं था। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि x1 का मान x2 से छोटा है, उसके संगत y1 का मान y2 से छोटा आ गया, तो ये निरंतर वर्धमान की कंडीशन है। और अगर यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे तो ये बन जाएगा सिर्फ वर्धमान फलन। यहाँ पर हम इसको निरंतर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ इसको ऐसे समझिए कि कुछ मान ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए y1 और y2 के मान बराबर होंगे, कि यहाँ पर मैंने ले लिया x1 और यहाँ पर ले लिया x2,
तो x1 और x2 में तो पता ही है अपने को कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। लेकिन अब देखिए दोनों के लिए जो y का मान आया, जैसे ये y1 और ये y2, ये दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये सिर्फ वर्धमान की कंडीशन थी, निरंतर वर्धमान में बराबर का निशान नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और यही चीज़ ह्रासमान के अंदर भी लागू रहेगी। तो x में परिवर्तन हुआ और y में भी परिवर्तन आएगा, या यूं कहें कि f ऑफ x1 छोटा f ऑफ x2 से। अब देखिए यहाँ लिखना तो लिख सकते हो y में परिवर्तन। अभी हमें करना क्या है, हम इस परिवर्तन को ज्ञात करेंगे। मतलब y2 में से y1 को माइनस कर दो, ठीक है, या f ऑफ x2 में से f ऑफ x1 को माइनस कर दो। एक ही बात है कि y का परिवर्तन, जब हम बात कर रहे थे वो डेल्टा y की, कि y2 माइनस y1, इससे हमें y में परिवर्तन के बारे में पता लगेगा। इसी तरीके से x2 माइनस x1, और फिर दोनों का भाग दे देंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और ये आ जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और वैसे तो ये अगर आपको ध्यान हो तो ये प्रवणता का सूत्र बन गया, एक तरीके से प्रवणता का सूत्र ही हो गया ना, किसी रेखा की प्रवणता। चलिए उससे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर अपने यहाँ पे लिमिट लगा दें कि अगर अपने छोटे से परिवर्तन की बात करें तो ये डेरिवेटिव के अंदर भी चेंज हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0, दोनों की लिमिट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा x और डेल्टा y, और ये चेंज हो जाएगा d में। अब देखिए ये वाला जो मान है, अब इस मान पे ही ध्यान रखना है अपने को। आप ये देखो कि x2 में से जब x1 को घटाओगे, जब आप x2 में से x1 को घटाओगे तो वो मान प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, इस चीज़ को आपने समझना है कि x2 में से x1 को घटाना। तो यहाँ देखिए x2 बड़ा है और x1 छोटा है, तो बड़े में से जब छोटा घटाओगे तो वो मान आएगा पॉजिटिव, प्लस में आएगा। अच्छा, हमने यहाँ पर माना हुआ है कि y2 बड़ा है y1 से, y2 बड़ा है y1 से, तो y2 में से y1 घटाओगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और किसी धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग दोगे तो वो भी क्या रहेगा, धनात्मक है। कि जो अवकलन का मान है इस वक्र के लिए हमें देखना है कंडीशन वर्धमान की, इस वक्र के लिए वर्धमान की कंडीशन देखनी है। तो इस वक्र का यहाँ पर अवकलन आ गया dy और dx, तो ये अवकलन पॉजिटिव हुआ। आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि वर्धमान के लिए dy ओवर dx का जो मान है वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखनी है कि अवकलन जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव रहेगा वर्धमान फलन के लिए। अच्छा, अब इसी तरीके से हम ह्रासमान के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए ह्रासमान में क्या होगा, ह्रासमान में इनके जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे कि x1 अगर छोटा है x2 से, अगर x1 छोटा है x2 से तो y1 y2 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहीं पर देख लीजिए कि x2 और x1 में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी कि x2 का मान यहाँ पर बड़ा है, x1 का मान छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो क्या आएगा, बड़े में से छोटा मान घटाने पर धनात्मक संख्या आएगी। लेकिन इस बार ऊपर जो है वो मान चेंज हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्रासमान के, इस चीज़ को ध्यान में रखना, हम ह्रासमान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर y1 का मान y2 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ कर ही देते हैं कि y1 बड़ा हो जाएगा किससे, y2 से। ये कंडीशन तो अलग है वर्धमान की, आप इसको अलग से नोट कर लेना। अब ये हम लिख रहे हैं किसके लिए, ह्रासमान के लिए, कि x1 x2 से छोटा है तो y1 y2 से क्या हुआ, बड़ा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए क्या होगा कि x2 में से x1 घटाओगे वो तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि x2 बड़ा है। लेकिन y2 में से जब y1 घटाओगे तो y2 छोटा है, तो छोटे में से बड़ी संख्या घटाओगे तो हमारा जो उत्तर है वो माइनस में आएगा, और माइनस वाली संख्या में प्लस वाले का भाग दोगे तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ह्रासमान की जो कंडीशन है कि अवकलन नेगेटिव होना चाहिए। इस तरीके से तो क्वेश्चन जो करने का मेथड है वो ये है, आपको एक फलन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि
फलन के वर्धमान होने की जांच कीजिए या ह्रासमान होने की जांच कीजिए। अंतराल भी आपको दिया जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन के अंदर अंतराल भी मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, फलन का अवकलन करना होगा, और अगर वो अवकलन पॉजिटिव हुआ तो फलन वर्धमान होगा, और अगर वो अवकलन नेगेटिव हुआ तो फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें कुल 3-4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लगातार 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं सिद्ध करने वाले। आपको अंतराल दिया हुआ है और अंतराल के आधार पे हमें बताना है कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। ध्यान रखना 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं ये सारे सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, और इन सब के लिए आपको अंतराल दे रखा है और आपको सिर्फ क्या करना है, अवकलन करना है। और जो भी अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल के आधार पे आपको ये देखना है कि अवकलन का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर अवकलन का मान 0 से बड़ा आता है तो फलन वर्धमान हो जाएगा, और अगर अवकलन का मान 0 से छोटा आता है तो फलन ह्रासमान हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन एक ही तरीके पे आधारित हैं। हम करेंगे इन सबको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। अब इसके बाद में 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको अंतराल दे नहीं रखा। 1 से 10 तक सब में आपको अंतराल दिया हुआ है, वहाँ पर सिर्फ छोटा सा काम है, अवकलन करो और चेक करो कि जो भी अंतराल दे रखा है उसमें फलन का मान पॉजिटिव, अवकलन का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन 11वां, 12वां, 13वां और 14वां ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनमें आपको अंतराल ज्ञात करना है। आपको ऐसा अंतराल ज्ञात करना है जिसमें फलन वर्धमान हो या ह्रासमान हो। और एक क्वेश्चन इसमें है जिसमें कांस्टेंट का मान निकालना है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला प्रकार सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जिसमें अंतराल दिया होगा, आपका काम अवकलन करना है और चेक करना है कि दिए हुए अंतराल में फलन के अवकलन का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको अंतराल ज्ञात करना होगा, और किसके लिए, कि फलन वर्धमान बन जाए या ह्रासमान बन जाए। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको अचर संख्या का मान ज्ञात करना होता है, कंडीशन उसमें आपको वर्धमान या ह्रासमान की दी जाएगी। तो देखिए भी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फलन दिया हुआ है y बराबर x²। ठीक है, y बराबर x² फलन दिया हुआ है, और साथ में आपको अंतराल दिया हुआ है 0 से अनंत में वर्धमान और -अनंत से 0 में ह्रासमान। ये आपको सिद्ध करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस अंतराल में वर्धमान और इस अंतराल में ह्रासमान है। देखिए 0 से अनंत का मतलब, अगर अपने नंबर लाइन की बात करें, -अनंत, 0 और +अनंत। ठीक है, इस तरीके से, मतलब 0 से अनंत ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, धनात्मक संख्याएं, और -अनंत से 0 में सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी। इतनी बात तो हम जानते ही हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमें। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो आपका काम पहला अवकलन करना। आप क्या करेंगे, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, और x² का अवकलन क्या आएगा, 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखोगे आप नंबर 1, और फिर लिखोगे विवर्त अंतराल जीरो से अनंत में। अब आपको देखना है कि इस अंतराल में जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, इस अंतराल में जितने भी बिंदु हैं उन सब के लिए ये जो अवकलन आया ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इस चीज़ को आपने देखना है। तो देखिए 0 से अनंत के बीच में, 0 से अनंत के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, पॉजिटिव। सारी की सारी संख्या प्लस में है।
ठीक है। 0 से बड़ी संख्याएं 1 2 3 4 चाहे पॉइंट वाले चाहे कैसी भी है, सारी की सारी संख्याएं धनात्मक आएंगी। तो धनात्मक संख्याओं को यहाँ x की जगह लिखना है, तो 2 के साथ किसी धनात्मक संख्या का गुना करोगे तो वो मान क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस आपको यहाँ पे वो लिख के दिखाना है कि विवर्त अंतराल 0 से अनंत में, ठीक है, विवर्त अंतराल 0 से अनंत में अगर x बिलोंग करेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से अनंत, दैट एम्प्लाइज जो 2x आएगा, ठीक है, जो 2x आएगा वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझते हो इस चीज़ को कि अगर x पॉजिटिव है तो इसका दुगना भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो dy और dx भी क्या होगा, पॉजिटिव। और ये हमने भी बताया आपको कि अवकलन अगर धनात्मक है दैट मीन्स दिया गया फलन 0 से अनंत में क्या है, वर्तमान है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसका सेकंड जो अंतराल दिया हुआ है माइनस अनंत से 0 वो भी कर सकते हैं। नंबर 2 कमेंट लगा लेंगे और उसमें लिखेंगे विवर्त अंतराल माइनस अनंत से 0 में, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0, इस अंतराल में जो भी x बिलोंग करेगा, तो ये अंतराल कौन सा है, नेगेटिव नंबर्स का। तो x जो है इस अंतराल में है, मतलब x नेगेटिव है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो इसका दुगना भी नेगेटिव होगा, इसका दुगना नेगेटिव है तो dy और dx जो है ये भी क्या होगा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब दिया गया फलन हासमान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, इसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल को आप सोल्व करके देखें। तो देखिए आपको इसमें से अब कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो एग्जाम्पल आपको करने हैं, एक तो 8वां और उसके बाद में 13वां, 14वां, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप सोल्व करके देखना। और उसके बाद में अगर आप इसके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन अगर करना चाहो तो उस क्वेश्चन की बात करें अगर अपने, तो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, और ये जो क्वेश्चन है 7वां, 9वां और 10वां, ठीक है, तीसरा, चौथा, 7वां, 9वां और 10वां, ये क्वेश्चन आप इनके ज़रूर सोल्व करके देखना। और उसके बाद में ही हम इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। देखिए इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट एक ये और कर लेते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन इसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन, y बराबर दिया हुआ है a की पावर x और a जो है वो कांस्टेंट है 0 रेख के बीच में, ठीक है, a का मान 0 रेख के बीच में है। और सिद्ध करना है वास्तविक संख्याओं के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो फलन है वो कैसा है, हासमान है, ठीक है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए यह फलन हासमान है। तो सबसे पहले तो हम इसका करेंगे अवकलन। तो देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx, और हम जानते हैं a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, ठीक है। और x इस बार जो में अंतराल दिया हुआ है वो दिया हुआ है वास्तविक संख्या, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सभी नंबर, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सभी, ठीक है। इस पूरे अंतराल में x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में कुछ भी, कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो, रूट में, बटा में, कैसा भी हो सकता है। अब बात करनी है कि ये अवकलन जो आया, ठीक है, ये अवकलन, इस अवकलन के बारे में देखना है कि ये मान 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। सिद्ध क्या करना है, हासमान। इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखेंगे कि आपको हासमान सिद्ध करना है। तो इतना तो श्योर है कि ये नेगेटिव आएगा, बस सब ये रह गया कि इसको समझें कैसे कि नेगेटिव किस तरीके से आएगा। तो आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नंबर 1
कि जो a की पावर x होता है, ठीक है, मतलब संख्या की पावर x, a की पावर x का मतलब संख्या की पावर x, जीरो को छोड़ के कोई भी संख्या, उस संख्या की पावर अगर आपको x दे रखी है और x का मान बिलोंग कर रहा है r में से, तो ये वाला जो मान है ये मान सदैव धनात्मक रहेगा। इस चीज़ को आप नोट करें कि a की पावर x का जो मान है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक, मतलब जीरो से बड़ा। ठीक है, a की पावर x जो है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चाहे x का मान कैसा भी है। और अब बात करते हैं अपने log a की। देखिए log a, आधार इसका a है। log a का जो मान है, log a का मान ऋणात्मक होता है कब, जब a का मान 0 और 1 के बीच में हो। एक बार मैं इसका आपको ग्राफ बना के बताता हूँ log का। ये हमने संतत्व वाली जो एक्सरसाइज की थी वहाँ भी इसका ग्राफ बनाया था कि ये log x का ग्राफ है। यहाँ पर जो बिंदु होता है वो होता है 1,0 कि x का मान 1 लिखोगे, ठीक है, x का मान अगर 1 लिखोगे तो log का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये हम जानते हैं log 1 का मान 0 होता है। log आधार 1 e पर अगर 1 है यहाँ पर संख्या तो log 1 का मान 0। ठीक है, तो x बराबर 1 पर log का मान 0। इसके बाद में जब x का मान 1 से बढ़ेगा, ठीक है, कि जब यहाँ पर मान बढ़ेगा 1 से, ठीक है, ये सारे के सारे मान 1 से बड़े हैं, तो इन सब के लिए जो log है वो पॉजिटिव है। इस चीज़ को समझें आप कि यहाँ पर मान x का 1 है, या यूँ कहें कि a का मान 1 है। अपने log a का ग्राफ बना रहे हैं, अपने ग्राफ बना रहे हैं log a का। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो log 1 का मान 0, पॉइंट यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में अगर मैं मान 1 से बड़े ले लूँ, ये जो मान है वो सारे के सारे 1 से बड़े हैं, इन सब के लिए जो log का जो मान आता है वो पॉजिटिव आता है। 1 से बड़ा है तो log जो होएगा, log ये 0 से क्या आएगा, बड़ा। लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये वाले जो मान है, मतलब 0 से 1 के बीच में, ये वाले जो मान है वो 0 से 1 के बीच में है, कि a का मान 0 और 1 के बीच में है। अब इन सब के लिए देखिए, अब जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, ये ग्राफ के मान है, मतलब ये वाले, मतलब नेगेटिव। यहाँ पे y डैश है ना, तो y डैश पे सारे मान ऋणात्मक होते हैं। तो जब a का मान 0 और 1 के बीच में आएगा तो log जो a होता है ये ऋणात्मक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो a का मान है वो 0 और 1 के बीच में है, तो मैंने लिख दिया कि 0 और 1 के लिए, 0 और 1 के बीच में अगर है तो log a जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब 0 से छोटा। अब देखिए a की पावर x जो है, a की पावर x 0 से बड़ा, log a का मान 0 से छोटा, मतलब ये वाला जो मान है ये तो है पॉजिटिव और ये जो मान है वो कैसा है, नेगेटिव। तो प्लस को जब माइनस से गुना करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो dy और dx है ये 0 से क्या आएगा, छोटा। इसका मतलब दिया गया फलन आसमान है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं आप उन क्वेश्चंस को पहले सोल्व कीजिए, उसके बाद हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर बाकी के जो क्वेश्चन है या एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग होंगे उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। थैंक यू।